नमस्कार दोस्तों। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हमारा 24वां दिन है और हम अब डिजास्टर मैनेजमेंट के सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ज्यादातर इस सेक्शन को लोग 1 से 2 दिन देते हैं, लेकिन हमें इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो हमें कम से कम 3 से 4 दिन तो इसे देने ही हैं, क्योंकि इसमें हमें बेसिक से भी क्वेश्चन उठ के आ जाता है और डिजास्टर और उसके मैनेजमेंट से भी आता है। तो एक दिन तो हमें उसी में लगेगा कि इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्या है, डीएम साइकिल क्या है, डिजास्टर क्या है, हजार्ड क्या है, वल्नरेबिलिटी क्या है, रिस्क क्या है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये सेक्शन हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आएगा थर्ड पेपर के अंदर। और इसका आधा काम तो आप फर्स्ट पेपर में कर चुके हो। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में सुनामी आप पढ़ चुके हो, अर्थक्वेक आप पढ़ चुके हो, वोल्केनिज्म आप देख चुके होते हो। तो उनका वो सेक्शन पूछता है कि हजार्ड का, और उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, उसका मैनेजमेंट पूछ लेगा। तो आपको डिजास्टर और हजार्ड में अंतर पता होना चाहिए और फिर उसका मैनेजमेंट आपको करना है। और उसको भी आप डीएम साइकिल के अप्रोच से करोगे तो वो आसानी से हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा ज्यादा। आपको डीएम साइकिल अगर अच्छे से आता है तो आप किसी भी डिजास्टर का मैनेजमेंट कर सकते हो, उसको आराम से सीक्वेंस वाइज लिख सकते हो। और थर्ड पेपर में देखो, किसी भी सेक्शन से इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इन्वायरमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, डीएम से 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी से 2 या 3 आएंगे। तो इस तरह से थोड़े थोड़े 2 2 3 3 3 दिन करते करते 10 11 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप किसी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते हो। तो हम इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और 4 दिन लेंगे या 4 लगेंगे तो 4 ले लेंगे, नहीं तो 5 दिन लेंगे, आराम से करेंगे। बहुत समय है अभी हमारे पास। हम ज्योग्राफी कर चुके हैं, इन्वायरमेंट कर चुके हैं, अब हम डीएम कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमें 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो हमारे पास समय की अभी कोई कमी नहीं है। नवंबर तक हम आराम से इसको कंप्लीट कर देंगे, पूरे के पूरे सिलेबस को। तो देखो, सबसे पहला तो यहां पर है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो बेसिक है वो आपको पता होना चाहिए कि डिजास्टर और हजार्ड में क्या अंतर है। हजार्ड कब होता है, जब कोई मान लो एक्सट्रीम इवेंट है, जैसे साइक्लोन हुआ। ये अगर किसी जन शून्य इलाके में जहां पॉपुलेशन नहीं है वहां पर आते हैं तो ये कोई नुकसान नहीं करते हैं, तो उसे बोलते हैं हजार। लेकिन जब ये किसी जनसंख्या वाले इलाके में आ जाते हैं और वहां पर नुकसान बहुत करते हैं और हमें भारी सहायता लेनी पड़ती है, स्थानीय संसाधनों से हम उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, तब उसे हम कहते हैं डिजास्टर। तो हजार्ड और डिजास्टर में यही अंतर है। जब वो हमारे लिए थ्रेट पैदा कर देता है, हमारे लिए हम संपत्ति का नुकसान करता है, तब हम उसको डिजास्टर की श्रेणी में लेकर आते हैं। अगर जन शून्य इलाके में जहां इसका कोई प्रभाव नहीं है हमारे पे, उसे हजार्ड बोलेंगे। फिर आता देखो, तो इन दोनों में पता होना चाहिए। उसके बाद डिजास्टर है, तो डिजास्टर कितने टाइप के होते हैं, नेचुरल कौन से होते हैं, मैनमेड कौन से हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। टाइप पे नहीं वो पूछेगा आपसे, लेकिन पता होना चाहिए डिजास्टर और हैजार्ड में क्या अंतर है, क्योंकि उसने यहां से क्वेश्चन लिया है, वल्नरेबिलिटी से, तो भेद्यता से। उसने पूछा है कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसके टाइप बताओ कितने प्रकार की होती है। तो बिल्कुल बेसिक से उसने क्वेश्चन उठा लिया। रिस्क से हो सकता है, देखो रिस्क से ले ले, रिस्क असेसमेंट कैसे होता है, रिस्क जोनिंग कैसे करते हैं। ये भी पूछ सकता है कि वल्नरेबिलिटी और रिस्क में क्या अंतर है। तो सुभेद्यता किसी चीज की कमजोर स्थिति को दिखाता है, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कोई किसी चीज के प्रति, किसी आपदा के प्रति कितना कमजोर है। और रिस्क मतलब है कि क्या नुकसान हो सकता है। दोनों में अंतर है, रिस्क और वल्नरेबिलिटी में। तो इसके भी टाइप पूछ सकता है, रिस्क पूछ सकता है, रिस्क असेसमेंट पूछ सकता है, रिस्क मैपिंग पूछ सकता है आपसे। तो यहां पर ये सब का सब आपको आना चाहिए कि इन, और दूसरा इनका इंपॉर्टेंस क्या है, कि आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर रहे हो, रिस्क का असेसमेंट कर रहे हो, तो उसका फायदा क्या है, क्यों करना जरूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट में, उससे क्या फायदा हो सकता है। तो ये सब टॉपिक यहां से आते हैं। रेजिलियंस क्या, प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है। तो ये आपको टॉपिक बेसिक है जो आपको तैयार करना है। इसके बाद देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, ये आपको जरूर आना चाहिए, डीएम साइकिल। अगर आपको डीएम साइकिल आ रहा है तो आप किसी भी डिजास्टर का मैनेजमेंट कर सकते हो। इसके अंदर आपको देखना होता है कि प्री डिजास्टर क्या आपको करना है, डिजास्टर के दौरान क्या क्या चीजें हमें करनी होती हैं, और डिजास्टर आने के बाद आपको क्या करना है, पोस्ट डिजास्टर। तो अगर आप जितने भी मैनेजमेंट के लिए उपाय करते हो, अगर उनको इन फेजेस में बांट लोगे तो आपको किसी भी डिजास्टर का मैनेजमेंट करना आसान हो जाएगा। लगभग सब में कॉमन होता है। कुछ होते हैं जो पर्टिकुलर उसी डिजास्टर के लिए अलग से होते हैं, उनको छोड़ दें तो लगभग जो चीजें होती हैं लगभग सेम है सब में। जैसे देखो, इसके अंदर लिखा होगा पेज में, प्रिपेयर्डनेस, तैयारी करना, कि मान लो कोई डिजास्टर आता है तो उससे पहले उसकी तैयारी की जानी चाहिए।
तैयारियां करते हैं ना, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो गया, इसके बाद इवैक्यूएशन रूट हो गया, उसके लिए जो जगह निर्धारित है उनको पहले से तैयार करके रखना, ड्रिल वो सब प्रिपेयर, ड्रिल करना, वो सब प्रिपेयर्डनेस में आएगा। इसके बाद मिटिगेशन, कि आपदा के प्रभाव को कैसे कम करें, तो उसके लिए स्ट्रक्चरल मेजर आते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स आते हैं, उपाय, उनको आपको देखना है। जैसे बाढ़ है तो पीछे डैम बना दिया जाए, तटों पर तटबंधों को ऊंचा कर दिया जाए, ये सब क्या मिटिगेशन है। अर्थक्वेक जोन है तो वहां पर बिल्डिंग्स को उस तरह से कोड के हिसाब से बनाया जाए, तो ये सब क्या आएगा, मिटिगेशन आएगा। तो प्रिपेयरनेस और मिटिगेशन हो गया, ये क्या है, प्री डिजास्टर है, डिजास्टर से पहले ये सब चीजें करनी होती हैं। फिर डिजास्टर के दौरान रिस्पॉन्स होता है, आप डिजास्टर आएगा तो आप वहां क्या करोगे, रेस्क्यू करोगे, रिलीफ दोगे, तो वो सब किसके अंदर आएगा, रिस्पॉन्स में आएगा। इसके बाद रिकवरी का फेज है, कि डिजास्टर के बाद आने के बाद आपने तत्काल जो कार्रवाई की वो रिस्पॉन्स में आ गई, और उसके बाद जो आएगा वो रिकवरी का फेज आएगा। आपको रिकवरी में क्या करना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, रिहैबिलिटेशन करना है, वो सब किसके अंदर आता है, पोस्ट डिजास्टर या रिकवरी के अंदर। तो इस तरह से आपको डीएम साइकिल आना चाहिए। और जब आप डीएम का कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, जैसे लैंडस्लाइड हुआ, तो लैंडस्लाइड को पहले आपको लैंडस्लाइड में पूछ लिया कि लैंडस्लाइड क्या है, और उसके बाद पूछेगा कि इसका डीएम कैसे किया जाना चाहिए। तो आप उसके डीएम को इसी तरह लिखो कि पहले क्या करना है, लैंडस्लाइड आने से पहले हमें क्या क्या किए कार्य करने चाहिए, प्रिपेयर्डनेस कैसे करनी चाहिए, उसकी तैयारी, मिटिगेशन कैसे उसका किया जा सकता है, कौन सी टेक्नोलॉजीज का हम वहां यूज कर सकते हैं। मैंने लैंडस्लाइड का टॉपिक पढ़ा है, उसमें देखना जाके, उसको बांट के देखना किस तरह से आप बांट सकते हो। फिर रिस्पॉन्स, जब लैंडस्लाइड हो गया उस दौरान क्या करना है, और उसके बाद क्या करना है, कि आगे से ये ना आए, और जो पूरी की पूरी वहां का जो समुदाय है वो अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाए। तो हम डिजास्टर आने के बाद क्या करें, ये 3 फेज है, कि आने से पहले क्या क्या तैयारी करके रखें, आ जाए तब क्या करना है, और आने के बाद फिर से नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए और आगे के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए हमें क्या करना है, वो होगा पोस्ट डिजास्टर। इस तरह से हमें क्या करना है, उसी फेज में बांटकर आप डिजास्टर का आंसर लिखो। इसी तरह साइक्लोन में लिखना है कि प्री डिजास्टर क्या करें, डिजास्टर के ड्यूरिंग द डिजास्टर क्या करें, डिजास्टर के बाद क्या करें। तो किसी भी डिजास्टर को इसी फेज में बांटा जा सकता है, ज्यादातर, कुछ में हम अलग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर में अगर आप करोगे तो इसी फेजेस में लिखो, डीएम साइकिल अप्रोच को अपनाओ, रैंडम नहीं। इसी पे एक क्वेश्चन भी था, अभी मैं दिखाऊंगा उस पे, उसमें वो कह रहा है कि पहले हम रैंडमली ऐसे रिएक्टिव होकर काम करते थे, कि आपदा आ गई उसके बाद तुरंत लग गए सब लोग रेस्क्यू करने में और फिर भूल गए। लेकिन उसके बाद हमने अप्रोच को चेंज किया, वो कह रहा है वो चेंज अप्रोच में क्या है। तो डीएम एक्ट जो 2005 आया था उसमें इस डीएम साइकिल अप्रोच को अपनाया गया था। हम पहले से तैयारी करके रखते हैं, फिर दौरान करते हैं, और उसके बाद फिर से तैयारी करते हैं आगे वाले डिजास्टर के लिए, कि जब आए तो हम उसके लिए बेहतर से तैयार हों, और कोशिश करते हैं कि आए ही नहीं, कि अगर आए तो उसकी तीव्रता कम हो। के लिए प्रयास हम तभी से शुरू कर देते हैं, डिजास्टर के बाद से। तो रिएक्टिव अप्रोच से हम इस तरह की डीएम साइकिल अप्रोच पर धीरे धीरे पहुंचे हैं, डीएम एक्ट जो 2005 था, तो यहीं से उसने क्वेश्चन ले लिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट की, समुदाय की क्या भागीदारी होती है डीएम में, कि समुदाय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वही है जो स्थानीय तरफ है, और वही क्या करेगा, लोकल लेवल पर मैनेजमेंट कर सकता है। तो वहां की सब चीजों के बारे में बताया, वहां के टेरेन के बारे में बताया, वहां के रूट्स के बारे में बताया। तो कम्युनिटी की क्या वहां पर भागीदारी होनी चाहिए वो भी, क्योंकि वो अगर अवेयर नहीं होगी तो आप कितना भी प्रयास करते रहो वो कम ही पड़ेंगे। तो कम्युनिटी की भागीदारी होनी चाहिए, तो उसका क्या रोल है वो भी इसमें आना चाहिए। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, रिमोट सेंसिंग का, जीआईएस का, उन सब का। अभी मैंने लैंडस्लाइड आपको क्लास में पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लैंडस्लाइड के प्रभाव को कम कर सकते हैं। उसमें मैंने रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, इंक्लाइनोमीटर बताया था, प्रेशर नापने वाले गेज को बताया था, इसके बाद रिटेंशन वो रिटेनिंग वॉल को बताया था। बहुत सारे वहां पर मैंने टेक्नोलॉजी बताई थी, तो वो भी क्या है, टेक्नोलॉजी का रोल ही तो है। तो आपको अगर जनरल पूछेगा तो आपको एग्जांपल देते हुए बताना है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर किसी पर्टिकुलर पर पूछ ले डिजास्टर पर, तो उसके संदर्भ में जो टेक्नोलॉजिकल मेजर्स हैं उनको आप बताओगे। यहां से भी क्वेश्चन हो सकता है। तो देखो अर्ली वार्निंग सिस्टम, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये सब इसके अंदर आए। इसके बाद देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एक्ट, इसके बारे में पता होना चाहिए, इसके क्या क्या प्रावधान है, इसमें किसमें किस तरह का इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इसमें स्थापित किया गया था, वो डीएम एक्ट आपको आना चाहिए। फिर आप डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल लाए थे 2024 में, अब उसको पारित कर दिया गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित हो गया।
तो इसके बारे में इसमें क्या इसमें अमेंडमेंट किए गए 2005 में अमेंडमेंट किए गए हैं, तो कौन से अमेंडमेंट है? पीएससी यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पे कुछ ड्राफ्ट रूल आए थे, तो यूपीएससी ने पूछ लिया था कि ड्राफ्ट रूल जो इसके ओरिजिनल नोटिफिकेशन है जो पहले वाले हैं उनसे कैसे अंदर, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो उस पर क्वेश्चन हो सकता है, यहां से भी क्वेश्चन हो जाए। इसके बाद देखो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास चल रहे हैं, तो सेंदाई फ्रेमवर्क है, देखो 2015 से 30 के बीच का है। एक ह्यूगो फ्रेमवर्क है 2005, पहले ह्यूगो आया फिर सेंदाई आया जब ये खत्म हुआ, तो इन दोनों में डिफरेंस पे वो क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत का नेशनल एक्शन प्लान क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, वो पूछा जा सकता है। तो ये सब चीजें आपको जो बेसिक है ये सब आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन आए भी हैं, कई क्वेश्चन यहां से आए, अभी मैं दिखाता हूं आपको। तो देखो यहां पर आगे हम देखते हैं, देखो ये हिंदी में सब लिखा हुआ है आपका, आपदा, जोखिम, संवेदनशीलता या इसे सुभेद्यता कहते हैं। खतरा क्या होता है, रिस्क, फिर लचीलापन, रेजिलियंस जिसे बोलते हैं, फिर आपदा प्रबंधन चक्र है, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन है, प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आपदा प्रबंधन विधेयक 2024, और सेंदेई फ्रेमवर्क है, यहाँ ह्यूगो यहाँ से ले लेना कि ह्यूगो यहाँ से, ये पूरा का पूरा इसके अंदर है। अब आते हैं मेंस की बात करते हैं, क्वेश्चंस की। देखो क्वेश्चन में देखो क्या है, सबसे पहले वल्नरेबिलिटी पे देखो, जो मैं कह रहा था क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर्स इंपैक्ट। देखो वो कह रहा है आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्व है। तो पूछ रहा है कि सुभेद्यता क्या है और वो क्यों जरूरी है, कह रहा है कि अत्यावश्यक तत्व है, तो इंपॉर्टेंस है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है ये बारे में बताया आपको। इसके बाद एंड इट्स थ्रेट टू पीपल, और लोगों पर थ्रेट क्या होते हैं आपदा का। ठीक है, देखो आपदा प्रभावों और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन किन तरीकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है, कह रहा है हाउ एंड इन व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स बी कैरेक्टराइज्ड, मतलब इसके बताओ विशेषताएं बताओ, कैसे उसको कैरेक्टराइज किया जा सकता है। ठीक है, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू डिजास्टर, और उसके अलग अलग प्रकारों के बारे में बताओ। कुल मिला के आपको बताना था कि सुभेद्यता है क्या, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, कौन कौन से उसके एलिमेंट्स हैं, और लास्ट में आपको बताना था कि उसके प्रकार कितने। देखो कितने सेक्शन में मुझे तोड़ के दिया। ठीक है, तो उसने बता दिया, देखो सबसे पहले क्या पूछा, एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इंपैक्ट एंड इट्स थ्रेट टू पीपल, कि डिजास्टर के थ्रेट्स और उसके इंपैक्ट को लेकर क्या ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है, तो आपको बताओ कि क्यों इंपॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद किस तरह से डिजास्टर की विशेषताओं को, इन व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर बी कैरेक्टराइज्ड, कैसे आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी विशेषताओं को कैसे परिभाषित करोगे, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, और लास्ट में फिर उसके टाइप को बता। तो आपको सुभेद्यता पर ही देखो कितना बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया। तो आपको कुछ नहीं आता तो सुभेद्यता पर तो लिख ही सकते हो कि सुभेद्यता क्या है, के प्रकार क्या है, का इंपॉर्टेंस क्या है, की विशेषताएं क्या है, यही तैयार करना था, वही यहां पर लिख देना। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट करते क्या है, वो इतने छोटे टॉपिक को पकड़ते ही नहीं है, उनको लगता है कि डिजास्टर पढ़ो और उनका मैनेजमेंट पढ़ लो, लैंडस्लाइड पढ़ेंगे, साइक्लोन्स पढ़ेंगे, उन सब पर फोकस रहता है, यहां पर नहीं रहता। लेकिन यहां से भी क्वेश्चन है, देखो के बाद देखो ये दूसरा ये रहा, कह रहा है किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम है, प्रिपेयरनेस। देखो डिजास्टर प्रिपेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोसेस, कि प्रिपेयरनेस पहला कदम है किसी भी डिजास्टर मैनेजमेंट की प्रक्रिया में। अभी हमने पढ़ा प्रिपेयरनेस और मिटिगेशन, तो आपको आना चाहिए प्रिपेयरनेस क्या है, मिटिगेशन क्या है, और उसको लिंक कर दो कि क्यों जरूरी है वो। एक्सप्लेन हाउ हैजार्ड जोनेशन मैपिंग विल हेल्प डिजास्टर मिटिगेशन इन केस ऑफ लैंडस्लाइड। अब उसने लैंडस्लाइड के साथ जोड़ दिया कि हैजार्ड जोनेशन मैपिंग करना है, कि आप जो मैपिंग करते हो कि कौन कौन से हैं इस हैजार्ड के संभावित क्षेत्र हैं, तो आप उनका जब जोनेशन करते हो, उनकी मैपिंग करते हो, तो वो किस तरह से मदद करते हैं लैंडस्लाइड, तो आपको लैंडस्लाइड वाले टॉपिक से ये ले लेना था। देखो उसने पहला बेसिक पूछा और फिर उसने क्या पूछ लिया, लैंडस्लाइड के संदर्भ में क्वेश्चन। तो आपको क्या आना चाहिए, देखो हैजार्ड जोनेशन आ गया, मैपिंग, जैसे यहां हमने पहले पढ़ा था कि वल्नरेबिलिटी और रिस्क मैपिंग मैंने कहा था पढ़ना है, उसी तरह का आपको हैजार्ड मैपिंग भी पढ़ना है, ये तीनों की मैपिंग होती है। तो हो सकता है कभी यहां से पूछ ले इनकी मैपिंग क्यों आवश्यक है, तो ये भी आपको ध्यान में। के बाद देखो यहां पर अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द रीसेंट मेजर्स इनिशिएटेड इन डिजास्टर मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टिंग फ्रॉम द अर्लियर रिएक्टिव अप्रोच। यहां से क्वेश्चन है, क्या कह रहा है
कि आपदा प्रबंधन में भारत सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई उन पहलों पर चर्चा कीजिए जो पहले की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति से हटकर अपनाई गई हैं। प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति क्या? जब डिजास्टर आ जाता है तो हम सक्रिय हो जाते हैं, उसके बाद फिर गायब। तो आपको क्या लिखना था? डीएम एक्ट के बारे में लिखना था, भारत ने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया 2016 उसके बारे में लिखना था, और भारत क्या सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है इस क्षेत्र में, उन सबको लिखना था। तो डीएम साइकिल अप्रोच जो 2005 में अपनाई गई एक्ट में, उसको सबसे पहले लिखना था, और उसके बाद अन्य प्लानों को। अंतरराष्ट्रीय प्रयासों के साथ भी हम तालमेल रख रहे हैं, सेंदई फ्रेमवर्क को अपनाया गया, हमने अपनाया है, उसके अनुकूल हम अपने में चेंजेस ला रहे हैं। तो वो सब जब चीजें बताओगे तब जाके ये क्वेश्चन होगा। तो ये था आपका, यहां से क्वेश्चन था, देखो बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। के बाद देखो 2020 में आया, ये 2019 के हैं दोनों के दोनों, देखो दोनों के दोनों क्वेश्चन बेसिक से ले लिए उसने। के बाद देखो 2020 में ये आ गया, 2005 ये वाला काफी पहले का क्वेश्चन होगा। देखो कह रहा है कि भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए सेंदई फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने से पहले और बाद में उठाए गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। ये फ्रेमवर्क ह्यूगो कार्य योजना 2005 से किस प्रकार भिन्न? तो पहले तो सेंदई पूछ रहा है कि सेंदई को हमने अपनाया है, उससे पहले और उसके बाद में उठाए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो सेंदई 2015 में, तो उसके बाद क्या क्या प्रयास किए? भारत अपना नेशनल एक्शन प्लान लाया था उसके बाद 2016 का, तो वहां उसको लिखना था, इसके अंदर उसको लिख सकते थे। इसके बाद वो पूछ रहा है कि सेंदई और ह्यूगो में क्या डिफरेंस है, उसमें दोनों में क्या चेंजेस आ गया, दोनों का अंतर आपको लिखना। तो आपको बताना था कि सेंदई के बाद भारत ने क्या किया, कौन कौन से कार्यक्रम उसके बाद लाया, कौन से प्लान उसके बाद लाया, तो उन्होंने क्या क्या चीजों को, सेंदई को किस प्रकार समावेशित कर लिया। कुल मिला के कह रहा है कि भारत के प्रयासों पर सेंदई का क्या प्रभाव पड़ा, सेंदई पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने क्या क्या काम किए जो सेंदई के अनुकूल, कि सेंदई के जो प्रावधान थे उनको भारत ने अपने एक्शन प्लान में इंक्लूड कर लिया था, तो वो यहां बताना था। और उसके बाद दूसरा वो कह रहा है कि ह्यूगो से कैसे अलग था, तो ह्यूगो और सेंदई में क्या अंतर है ये भी आपको बताना था। तो यहां पर ये क्वेश्चन उसने काफी अच्छा लिया था। तो अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स पर भी आपको नजर रखनी होती है। देखो यहां पर क्या लिखा कि पूर्व आपदा प्रबंधन के लिए, देखो पूर्व आपदा प्रबंधन के लिए भेद्यता और जोखिम आकलन, देखो वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट कितने महत्वपूर्ण है, आगे इनका इंपॉर्टेंस, कि आप वल्नरेबिलिटी का असेसमेंट जो करते हो, रिस्क का असेसमेंट करते हो, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस, उसका महत्व क्या है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपदा प्रबंधन में आप किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आपको यह भी बताना है कि आप आपदा प्रबंधन में किन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको सुझाव भी उसने पूछा है, आपके व्यूज उसको आपसे पूछ ली, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपको वल्नरेबिलिटी और रिस्क असेसमेंट सारे के सारे डायमेंशन आपको आने, क्या है, कितने प्रकार के हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आपको आना चाहिए। तो देखो यहां से भी उसने एक क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा आपका क्या था, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पहला सेक्शन है बेसिक वाला है वो है। अब आगे धीरे धीरे इसके बाद हम बढ़ेंगे डिजास्टर्स पे, तो कम से कम 10-15 डिजास्टर तो हम तैयार करेंगे सबके सब। तो डेली अगर 4 या 5 करेंगे तो 3 दिन और लगेंगे, तो 4 दिन में हमारा डीएम का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं कल, धन्यवाद।